जिस देश की जनसंख्या 1.5 अरब को छू रही हो, जिस देश में लगभग 1.5 करोड़ युवा हर साल नौकरियों की दौड़ में शामिल हो जाते हों, जिस देश में सरकारी नौकरी पाने का आलम यह हो कि औसतन हर छात्र को लगभग 3.25 साल तैयारी करनी पड़ती हो, और जिस देश में लगभग 3 करोड़ युवा हर साल सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करते हों, उस देश में सरकारी नौकरी पाना एक बड़ी बात बन जाती है। सरकारी नौकरी पाना बड़ी बात इसलिए भी बन जाती है क्योंकि इसके साथ आती है एक गारंटी स्थिरता की, गारंटी शादी की, गाड़ी की, इज्जत की, रुतबे की। और ये गारंटी तो मोदी सरकार भी आपको नहीं दे सकती जो भारत में सरकारी नौकरी दे देती। यही कारण है कि भारत के युवा सरकारी नौकरियों की तरफ इस तरह आकर्षित होते हैं जैसे मधुमक्खियां अपने छत्ते की तरफ आकर्षित हो रही हों। इसका एक कारण यह भी रहा है कि भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को आज से 30 साल पहले खोल दिया था, लेकिन हमारे यहां इंडस्ट्रियल क्रांति आज भी आ नहीं पाई है। प्राइवेट सेक्टर में रोजगार उतना क्रिएट नहीं हुआ है जितनी अनुपात में हमारी आबादी बढ़ी है। भारत में केंद्र और राज्य सरकार दोनों को मिलाकर कुल 2 करोड़ सरकारी कर्मचारी हैं, और इनको पाने की जद्दोजहद एक छात्र से क्या क्या नहीं करवा देती है। इन सब परिस्थितियों में एक चीज और आ जाती है, और वो है कि परीक्षाओं का समय से ना होना, और समय से होने के बाद भी लीक हो जाना। ये आलम है कि पिछले 5 सालों में देश के 15 अलग अलग राज्यों में कुल 41 परीक्षाएं लीक हो चुकी हैं, निरस्त हो चुकी हैं। तब इन सारी परिस्थितियों में यदि वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, अगर एक से ज्यादा, जैसे मैंने 3 सरकारी नौकरी ली है, तो ये एक कहानी तो बनती है। वो कहानी बड़ी हो सकती है या छोटी हो सकती है, ये तो आप तय कीजिएगा, और मैं वही कहानी आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और मैं आपको यह भी बता दूं कि इस कहानी के अंत में, यानी कि वीडियो के आखिर में, मैं आपको 5 सूत्र बताऊंगा, आप ब्रह्म वाक्य कह सकते हैं। मैं इस बात की प्रतिभूति तो नहीं देता कि उनसे आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन आप जीवन का किला अवश्य फतेह कर पाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निधि स्वत्स, और मैं स्वागत करता हूं आप सबका स्वस्ति यूट्यूब चैनल पर। लेकिन उससे पहले कि मैं अपनी कहानी शुरू करूं, मैं जानता हूं कि ये वो देश है जहां सर्जिकल स्ट्राइक के भी सबूत मांग लिए जाते हैं। तो उन निर्मोहियों के लिए मैं सबसे पहले कुछ सबूत दिखा देता हूं ताकि आप लोग यकीन कर लें। ये मेरी पहली जॉब जो इंडियन एयरफोर्स की थी, उसकी आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट है। ये लाल रंग की डायरी है, आप जब रिटायर हो जाते हैं तब ये आपको मिलती है। तो मैंने सबसे पहले जो 13 साल लगभग एयरफोर्स में की, उसके बाद ये मेरा दूसरा बैंक में ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिसर, पंजाब नेशनल बैंक में राजभाषा अधिकारी के पद पर। यह मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगा कि जरा मेरे मार्क्स देखिएगा। 200 नंबर का कुल पेपर था और 51 नंबर पर 51 पर मेरिट गई थी। मैंने 132 स्कोर किया था, डबल से कुछ ज्यादा ही स्कोर किया था। ऑल इंडिया टॉप मेरी रैंक आई थी इसमें। इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, और मेरी तीसरी जो जॉब है डीएसएसबी पीजीटी हिंदी, जिसे लेक्चरर कह देते हैं, प्रवक्ता कह देते हैं, ये देखिएगा 233। इसकी मेरिट भी 209 पर गई थी, और इसमें भी मेरा चौथा या 5वां नंबर आया था ऑल इंडिया में, और 209 पर इसकी मेरिट गई थी, और 233 मैंने स्कोर। सरस्वती की कृपा से मार्क्स तो खूब आए हैं। खैर, ये तो हुई हमारी सबूतों की बात। अभी इसको हटा देते हैं और अपनी कहानी की तरफ जो है हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है वर्ष 2002 से। मैं उन दिनों 12th कक्षा का छात्र हुआ करता था, और भारत में स्ट्रीम लेने का एक ही क्राइटेरिया माना जाता है कि जो थोड़ा सा भी होशियार है उसको साइंस दिलवा देते हैं, उससे कम है तो कॉमर्स दिलवा देते हैं, उससे कम है तो ह्यूमैनिटी दिलवा देते हैं, और जो मनुष्य योनि में जन्म ले चुका है लेकिन हम नहीं चाहते कि ये निरक्षरों की संख्या में वृद्धि करे, उसको हम एग्रीकल्चर दिलवा देते हैं। गलत अवधारणा है, लेकिन फॉलो तो यही हो रही है। तो मुझे भी साइंस दिलवा दी गई। अब होशियार होने का क्राइटेरिया क्या था? मैं 60 से 65% पाने वाला छात्र रहा हूं, और उन दिनों यूपी बोर्ड में 60% लाना एक बड़ी बात मानी जाती थी। आज की तरह नहीं है कि जैसे वेलकम मूवी में कहता है ना कि किसी को भी रातों रात उठा के सड़क पे से स्टार बना दूंगा, तो जिस तरह सीबीएसई किसी को भी 70-80% दे देती है, उन दिनों ये आलम नहीं हुआ करता था। अगर आप यूपी बोर्ड के छात्र हैं और 60-65 के आसपास भी स्कोर कर रहे हैं, तो आपको एक ठीक ठाक होशियार छात्र समझा जाता था। ठीक ठाक होशियार छात्र जो साइंस का है वो क्या बनेगा? वो इंजीनियर बनेगा, वो आईआईटी में जाएगा। हालांकि उसे आईआईटी की फुल फॉर्म भी मालूम नहीं है। तो ये जो फिटजी कोचिंग सेंटर है, ये अपने सेंटर खोल रही थी छोटे छोटे शहरों में। मैं भी उसी झांसे में आ गया, और मैंने शुरू में ही ये तय कर लिया कि मैं फिटजी में एडमिशन लूंगा। 40,000 रुपए की फीस तय हुई। और मित्रों, 40,000 रुपए आज से 22 साल पहले बहुत मायने रखते थे। 2 किस्त में फीस देनी थी। पहली किस्त देने में ही माता जी के गहने चले गए। मेरी माताजी ने स्त्री सुबोधनी पढ़ी है, पिताजी मेरे किसान आदमी थे। उन लोगों को लगा कि फिटजी में जाने का मतलब ही लड़का इंजीनियर बन जाएगा।
ये अनुभव मैं इसलिए भी साझा कर रहा हूं कि कोई छात्र इस तरह की गलती ना करे। आप अगर कोचिंग में पैसा देना चाहते हैं तो पूरी तरीके से उसका आकलन कर लीजिए। मेरा आलम यह था कि मैं हिंदी माध्यम का छात्र फिटजी में जा रहा हूं, कोचिंग ले रहा हूं, संभव ही नहीं था कि मैं उनकी पूरी बात समझ पाता। भाई मैंने तो करंट को विद्युत धारा पढ़ा हुआ है, रेजिस्टेंस को प्रतिरोध पढ़ा हुआ है, मैं कैसे फिजिक्स केमिस्ट्री समझ पाता। यही हुआ कि जब पहला जो उनका क्वेश्चन पेपर था वो आया, जो पहला टेस्ट में, तो मेरे -3 नंबर आए। वो लड़का जो अपनी स्कूल क्लास का टॉपर हुआ करता था वो फेल हो गया। तो मुझे लगा कि शायद इसलिए दिक्कत है कि मैं हिंदी माध्यम का छात्र हूं, अगर कोई मुझे हिंदी में पढ़ा दे तो मैं कर लूंगा। मैंने दूसरी V3 कोचिंग ज्वाइन की और जब मैंने इसमें तैयारी की तो मुझे पता चला कि साइंस मेरे पल्ले की बात ही नहीं है। ये आखिरी बार था जब मैंने कोचिंग में कोई पैसा लगाया था। इसके बाद मैंने 3 सरकारी नौकरी ली है, लेकिन मैंने कभी भी ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन किसी भी कोचिंग में मैंने हिस्सा नहीं लिया। किस तरह, वो देख लेते हैं। जब मैं ये समझ चुका था कि अब मेरे बस की इंजीनियरिंग नहीं है, तब मैंने BSc में एडमिशन ले लिया। और मुझे याद है कि एक दिन घर में टिंडे की सब्जी बनी हुई थी और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैं तो ऐसे ही घर से नाराज होकर निकला था, तो मैंने दुकान पे देखा जाके, वहां पे ना फॉर्म निकले हुए थे। पहले तो ऑनलाइन तो कुछ आता नहीं था, तो मैंने फॉर्म भर दिया और मेरी पहली नौकरी इंडियन एयरफोर्स की 16 जून 2003, मैं उन दिनों 17.5 साल का था केवल, जब मेरी पहली नौकरी लगी। और कमाल, तो 2003 में 17.5 साल की उम्र में मैं भर्ती हुआ एयरफोर्स में और 2 साल की ट्रेनिंग के बाद 2005 में मेरी पोस्टिंग आई नासिक। और यहीं से दौर हुआ मेरा शुरू सफलताओं का या असफलताओं का, ये तो आप तय कीजिएगा। पहला प्रमोशन एग्जाम था सर्विस का, मेरी रैंक थी AC एयरक्राफ्ट्समैन, मुझे बनना था LAC लीडिंग एयरक्राफ्ट्समैन। ये परीक्षा आप 3 ही बार दे पाते हो, अगर तीनों बार में असफल हो जाते हो तो आप ताउम्र सैनिक बने रहेंगे, AC बने रहेंगे। 50 नंबर का ये पेपर होता था और आपको 25 इसमें स्कोर करने होते थे। मैंने खूब पढ़ाई की और खूब पढ़ाई करने के बाद जब पहला अटेम्प्ट दिया तो मेरे नंबर आए 24, यानी कि मैं क्या हो गया, तो मैं बिल्कुल फेल हो गया पहले अटेम्प्ट में। तो मेरे आईसी ने मुझे बोला, मलिक सर थे हरियाणा के, बोले नीतीश कोई बात नहीं यार, कई बार ऐसा होता है, घोड़े ना वो तो हो जाते हैं फेल और गधे वो हो जाते हैं पास, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। एक काम करो, गुप्ता जी के घर जाओ, गुप्ता जी आप इनका खाना वाना करो और उसके बाद 2 दिन का ऑफ लो, रिलैक्स हो जाओ बिल्कुल। मैं गुप्ता जी के घर चला गया। उनकी वाइफ ने सोचा लड़का परेशान है, कितना ही खा पाएगा, लेकिन फेलियर का गम तो मैं शाम को ही भुला चुका था। मैंने 30-32 पूरियों पे हाथ फेरा और 2 दिन बिल्कुल मस्ती काटी। फिर दूसरा अटेम्प्ट आया। अच्छा, भारत में सलाहकार कुकुर मुत्ते की तरह उगाते हैं, तो मुझसे किसी ने पूछा कि भाई तुम ऐसा तो नहीं है कि कहीं पढ़ाई करके गए हो। मैंने कहा कहीं, मैं तो गया ही पढ़ाई करके हूं। बोले इसीलिए तो तुम फेल हो गए हो, जैसे धमाल मूवी में कहता है ना वो कि रेड बटन था नहीं दबाना था। तो इस बार क्या करना, सर्विस एग्जाम में कौन पढ़ता है, एक तो पढ़ना नहीं है और दूसरा हो सके तो एक दिन पहले थोड़ा सा तरल पदार्थ और ले लो, बिल्कुल हेल्प करेगा। खैर मैं रोडीज तक ही जा पाया, मैंने पढ़ाई नहीं करी, खतरों का खिलाड़ी नहीं बन पाया, यानी कि तरल पदार्थ नहीं लिया। मैं जाता हूं और दूसरे अटेम्प्ट में मेरे स्कोर होता है 13 नंबर 50 में से, और मैं क्या हो जाता हूं, मैं फिर से फेल हो जाता हूं। मैं फिर मलिक सर के सामने आता हूं, वो कहते हैं कोई बात नहीं नीतीश, कई बार ऐसा होता है कि जो घोड़े होते हैं वो तो फेल हो जाते हैं और जो गधे होते हैं वो पास हो जाते हैं। तुम एक काम करो, अब की बार ना 4 दिन का ऑफ लो और अब की बार ठाकुर जी के यहाँ आप खाना खाने जाओ। अच्छा, ठाकुर जी की वाइफ ने भी वही गलती दोहराई जो गुप्ता जी की वाइफ दोहरा चुकी थी। मैं गया वहां पे और मैंने अपना वही कार्यक्रम करा जो गुप्ता जी के यहाँ पे किया था। आलम यह था कि मैं इसी बीच बेंगलोर मेरा जाना हुआ एक सर्विस के कोर्स के लिए। 3 महीने के बाद जब वहां एग्जाम हुआ तो मैं उसमें भी फेल हो गया और मैं आया बेंगलोर से नासिक और मैंने बोला मलिक सर को, मैंने कहा सर मुझे लगता है कि आप सही कह रहे थे, कई बार ना घोड़े फेल हो जाते हैं और गधे पास हो जाते हैं। आप मुझे ये बताओ किसके घर खाना खाने जाना है और मुझे कितने दिन का ऑफ चाहिएगा। मलिक सर बोले तुम्हें आदत पड़ चुकी है फेल होने की, ना तुम्हें कोई खाना मिलेगा और मेरी दबा के एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई गई। खैर तीसरे अटेम्प्ट में मैं किसी तरह 26 नंबर लाकर पास तो हो गया, लेकिन ये मेरी जिंदगी का एयरफोर्स का प्रमोशन एग्जाम सबसे मुश्किल एग्जाम में से मुझे एक लगता रहा। तो किसी ने मुझे फिर एक सलाह दी कि भाई अगर आप इतने ही अपने आप से परेशान हो, परेशान में क्यों था। मैंने बताया कि जो ये रैंक थी AC की, तो हमें ना वहां फोन करते समय अपनी रैंक के साथ नाम बताना पड़ता था, AC निधीश। और मैं अपने फेल होने की वजह से इतना परेशान था कि जब मैं बोलता था AC निधीश तो ऐसा लगता था ऐसे ही निधीश जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई वजूद नहीं है। तो किसी ने कहा अस्तित्व बनाना है, वजूद बनाना है, तो इससे कुछ बड़ा निकालो ना, निकालो कोई परीक्षा ढंग की, अधिकारी बनो। मुझे भी ये बात समझ में आई कि हाँ भाई अधिकारी तो बना जा सकता है। तो 2005 से लेकर 2008 तक मैंने पहले ग्रेजुएशन की प्राइवेट से। अच्छा, यूनिवर्सिटी के तो एग्जाम ही 3-3
महीने में होते हैं, 2.5 महीने में होते थे तब। ना तो 3 साल कोई दिवाली मनाई मैंने, ना होली मनाई। अरे भाई कोई मुझे बस छुट्टी दे दे, मेरी ग्रेजुएशन हो जाए। जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन हो जाती है तो एक लड़का है ना जो बुरी तरीके से कुचला गया है, 2-3 बार फेल हुआ है, अब की बार आएगा, छा जाएगा, अधिकारी बनेगा, उसका रुतबा होगा, सब उसको झुक के प्रणाम करेंगे, इस सोच के साथ मैं दिखा दूंगा ना मैं क्या हूं, इस सोच के साथ मैं भयंकर तैयारी के साथ आता हूं। और 2008 में जीडीओसी का मैं पेपर देता हूं, ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर कोर्स। इससे आप अधिकारी बनते हैं। और मैं पहले ही अटेम्प्ट में धड़ाम से गिरता हूं और मैं फिर फेल हो जाता हूं। लेकिन मैं कोई बात नहीं, मैंने कहा चलो अगला प्रयास देखते हैं। 2009 में मैं फिर से जीडीओसी का एग्जाम देता हूं। इस बार मैं रिटन निकाल देता हूं। और जैसे ही आप रिटन निकालते हैं आपको एसएसबी देना पड़ेगा। आप एनडीए में जाइए, सीडीएस में जाइए, आपको अधिकारी बनना है तो एसएसबी देना ही पड़ेगा। मैं 5वें दिन कॉन्फ्रेंस आउट हो जाता हूं, यानी कि मैं फिर से फेल हो जाता हूं। इसके बाद मैंने 2010 का फिर से जीडीओसी दिया, फिर वही रहा, रिटन क्लियर हो गया और एसएसबी में फिर से क्या हो गया, मैं फेल हो गया। फिर मेरे दिमाग ने कहा अरे कि डरना क्या है, कोई ना एक और अच्छा एग्जाम देते हैं, सीडीएस का देते हैं इस बार। मैंने सीडीएस का एग्जाम दिया ठीक 2010 में, और मैं रिटन में सीडीएस को भी क्लियर कर दिया, लेकिन उसकी एसएसबी में मैं फिर फेल हो गया। जब मैं फेल होता रहा तो फेल होने का आलम यह था उन दिनों कि नासिक में ना डीएल बनता था। अगर आपने 10 में से 6 सवाल पर राइट टिक लगा दिया तो आपको डीएल मिल जाएगा। मैं 10 में से 7 गलत करके आ गया था। मतलब हालत ये हो गई थी कि मैं जब वी मेट मूवी की तरह, जैसे करीना कपूर कहती है ना कि भगवान अब इस रात को बोरिंग बना दो, बस मैं ये दुआ कर रहा था। पर मुझे कहां पता था कि मुझे तो तनु वेड्स मनु की जो कंगना रनौत है ना, कि अभी तो हमारा और जलील होना बाकी था। देखिए आप 2010 में फिर हमें किसी ने सलाह दी कि भाई अगर इतना ही पढ़ने वाले मानते हो खुद को तो कुछ बड़े एग्जाम की तैयारी करो। बड़ा एग्जाम तो यूपीएससी कंडक्ट करा रही है, असिस्टेंट कमांडेंट का दो उसका। मैंने फिर उसकी तैयारी करनी शुरू करी। इस बार तो रिटन निकाल दिया मैंने, बिल्कुल एक ही अटेम्प्ट में। फिजिकल भी निकाल दिया और इंटरव्यू भी हुआ। इस बार इंटरव्यू वही हुआ था यूपीएससी की बिल्डिंग में, जहां आपने देखा होगा विक्रांत मैसी का 12th फेल का हुआ है, उन्हीं में इंटरव्यू दिया। अरे लोगों ने ड्यूटी देना बंद कर दी, सलूट देने लगे थे। लोग कहने लगे अब के तो बन गया, मुझे भी लगा मैं बन गया। और जैसे ही रिजल्ट आया मैं क्या हो गया, निधीश्वर 6 बार फिर से फेल हो जाते हैं। लेकिन यहां मैं थोड़ी सी बात आपको बताना चाहूंगा। इस परीक्षा की जो मेरिट गई थी वो 241 नंबर पर गई थी, मेरे बने थे 236, 236। और मेरे कुछ मित्र हैं, अभी भी हैं, कमांडेंट हैं, एसटी में मेरिट गई थी 195। मैं यहां बता देना चाहता हूं, देखिए कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, इसको एससी एसटी ओबीसी के चश्मे से मत देखिएगा, इसको केवल छात्र के नजरिए से देखिएगा। उन कंपटीशंस में जहां एक एक मार्क से लोगों की रैंक इधर उधर हो जाती हैं, जहां एक एक अंक लाखों छात्रों को ऊपर नीचे करा देता है, ऐसी स्थिति में ये जो 41 नंबर का, 41 और 5 46 नंबर का ये जो गैप है, ये कैसा भरा जाए मुझे नहीं समझ में आता है। हालांकि भरते हैं, मैं नहीं सफल हो पाया, लेकिन जनरल कैटेगरी में तो लोग निकालते हैं ना। लेकिन यहां मुझे 2 चीज आपसे कहनी है। पहली बात, जब भारत आजाद हुआ था तब हमें रिजर्वेशन की निसंदेह जरूरत थी, बिना किसी इफ बट परंतु किंतु लेकिन के। और अब मुझे लगता है रिजर्वेशन पक्का मिलना चाहिए, लेकिन उसका आधार आर्थिक होना चाहिए, एजुकेशन में छूट होनी चाहिए। अंकों का यह खेल कभी कभी बहुत भारी पड़ता है जनरल कैटेगरी वालों पर। जनरल कैटेगरी वालों को मैं ये कहना चाहूंगा कि इसके लिए आंदोलन करने की कोई जरूरत नहीं है, सरकारें आपको कभी सपोर्ट नहीं करेंगी। आप अगर उठा सकते हैं तो आप अपनी परीक्षा का स्तर ही ऊपर उठाइए, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। खैर, यहां पर आकर इस एग्जाम ने मुझे काफी सेटबैक दिया, इससे निकलना आसान नहीं था। कुछ दिनों के लिए मैंने पढ़ाई बंद कर दी, मुझे लगा कि शायद चीजें सही जा नहीं रही हैं, और 2012 तक मैंने अपना एमए किया हिंदी साहित्य के साथ और नेट की परीक्षा निकाल दी। चूंकि जो पुराना फेलियर का डर था वो भी दिल से निकला नहीं था। हालत मेरी मुन्ना भाई के संजय दत्त जैसी हो रखी थी कि सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है। हाँ, थोड़ा गम हुआ पर चलता है। और फिर अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या आई। ऐश्वर्या आई तो मतलब अगली वैकेंसी आई 2015, ओएनजीसी के ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी। 1 लाख सवा लाख के करीब की सैलरी थी, बढ़िया नौकरी थी। वैकेंसी थी केवल जनरल की 4। और जब मैं नेट निकाल कर, इसके लिए आपको दोबारा नेट निकालना था। मेरे याद है मैं बाड़मेर में था, बाहर रहता था, मतलब एयरफोर्स के कैंपस से बाहर। लाइट नहीं होती थी, धूल भरी आंधियां चलती थी, मोमबत्ती जला जलाकर जब मैं पढ़ता था तो पसीना टपक जाया करता था किताबों पे, लेकिन मैं दबा के पढ़ा और नेट निकाला दोबारा। और जब मैं इंटरव्यू देने दिल्ली पहुंचा तो पता चला मेरे जैसे 80 भाई बहन और मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
इसका परिणाम आया और मैं फिर फेल हो गया। मैं फेल तो होता रहा, लेकिन एक सीख मुझे मिलती रही इन परीक्षाओं से। वो सीख क्या थी? मुझे पता लग गया कि अगर आपको किसी भी परीक्षा में, जिसमें साक्षात्कार भी है और रिटन भी है, आपको सबसे बेस्ट जो अपना देना होगा वो रिटन में देना होगा। जितने अंक आप यहां से अर्जित कर पाएंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इस सूत्र का मैंने पालन किया जब 2016 में पीएनबी की आईबीपीएस निकालता था, उन दिनों तो ये भर्ती, अभी वही निकालता है, पीएनबी की राजभाषा अधिकारी की भर्ती आई, तो जो 200 में से मैंने बताया कि 51 पर मेरिट गई थी, मैंने स्कोर ही 132 किया और मेरा सिलेक्शन हो गया और मैंने राजभाषा अधिकारी के पद पर ज्वाइन कर लिया। यहां मुझे आयरलैंड के मशहूर लेखक ऑस्कर वाइल्ड साहब याद आ जाते हैं। वो कहते हैं कि जीवन में दो ही तरह की त्रासदियां होती हैं। एक वो कि जब आप किसी चीज को पाना चाह रहे हैं और वो आपको मिल ना पाए, और दूसरी वो कि जिस चीज को आप पाना चाह रहे हैं वो आपको मिल जाए। नहीं समझ में आई बात? अब देखिए, मैं क्या करना चाहता था, अपने नाम के पीछे अधिकारी लगाना चाहता था और अधिकारी लगा भी, लेकिन वहां जाकर मुझे पता चला कि एक ही जैसे ढर्रे पर ये सरकारी सिस्टम काम कर रहा है। मुझे लगा साहित्य की बातें होंगी, कुछ सृजनात्मक चीजें करने को मिलेंगी, एक ही जैसी लेटर, एक ही जैसी रिपोर्ट। मुझे आत्मसंतुष्टि नहीं मिल पाई और 1 जनवरी 2017 को नई शुभकामनाएं, नए साल की शुभकामनाओं पर मैंने अपना इस्तीफा दे दिया। ये एक भौचक्का कर देने वाला डिसीजन था मेरे परिवार वालों के लिए भी, मेरे मित्रों के लिए भी और खुद बैंक के सहकर्मियों के लिए भी, कि यार ये क्या बात हुई। आपको 4 BHK का फ्लैट मिला हुआ है, 50-60 हजार आपकी सैलरी भी है, केबिन में एसी भी लगा हुआ है, चपरासी मिले हुए हैं, और उसके बाद भी आपको क्या नहीं मिल पा रही है? आत्मसंतुष्टि। भाई किसमें मिलेगी आत्मसंतुष्टि? मुझे याद आता है कि 2021 में जब गाबा का टेस्ट हुआ था, जिसमें भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था, बड़ा मशहूर टेस्ट था, तो उनके जो कप्तान थे टिम पेन साहब, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए बोलते हुए कहा था कि याद रखना, चीजें कभी उतनी भी खराब नहीं होती जितनी हमें दिखाई देती हैं, और चीजें कभी उतनी भी अच्छी नहीं होती हैं जितनी हम उन्हें मान लेते हैं। 1.5 लाख रुपए देकर, क्योंकि प्रोबेशन पीरियड में था, तो 1.5 लाख रुपए देकर जिसके लिए मैंने 13 साल संघर्ष किया, मैं उसे 7 महीने बर्दाश्त नहीं कर पाया। 1.5 लाख रुपए देकर ये नौकरी में छोड़कर आया और उसके बाद क्या किया कि भाई मुझे ये लगा कि अगर आप हाथी मार सकते हो तो चूहा मारकर खुद को शेर समझने की जरूरत क्या है? हम बड़ी परीक्षा की तैयारी करेंगे। और भारत में बड़ा क्या है? भारत में बड़ा है यूपीएससी की परीक्षा है, आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे। जनवरी में इस्तीफा दिया और जून में आईएएस का प्री, और नतीजा फेल, पीसीएस में भी फेल। 6 महीने में कोई आईएएस पीसीएस की तैयारी नहीं कर सकता। यदि कोई किताब वाला, कोई कोचिंग वाला आपसे कहता है कि 6 महीने में मैं आपका जो है आईएएस बना दूंगा आपको, तो हाथ जोड़िए, उससे कहिए भैया आप रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं, संभव ही नहीं है। और अगर आपने प्री निकाल भी लिया तो मेन का क्या करेंगे? और अगर आप मेंस नहीं निकालेंगे तो प्री का फायदा क्या हुआ? खैर, फिर मुझे लगा कि क्यों ना अब मुझे कोचिंग में पढ़ाना चाहिए। 250 रुपए घंटे में पढ़ाने पे लगा और महीने के अंत में घंटा ही हाथ में आया करता था। कोचिंग वाले पढ़वाते खूब थे लेकिन पैसा नहीं देते थे, तो मुझे लगा कि क्यों ना, जब तक मैं तैयारी कर ही रहा हूं, मैं एक काम करता हूं, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा। मैंने अपने पंफलेट निकलवाए, अखबार के साथ सारे में कॉलोनियों में बांटे। मैंने कहा कि मैं ही पढ़ा लेता हूं, दीवार पर लगाए। मतलब एक आदमी 50-60 हजार की नौकरी छोड़कर, अधिकारी का पद छोड़कर पंफलेट लगाता घूम रहा है रात में, इसलिए कि आत्मसंतुष्टि नहीं मिल पा रही है। आप यकीन करेंगे, एक भी कॉल नहीं आई, एक भी बच्चा नहीं मिला मुझे पढ़ाने के लिए, और ना ही मेरा एग्जाम निकल पाया। अब ये देखो, बड़ी विकट स्थिति थी। मुझे स्कूल में पढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैंने डीपीएस में भी पढ़ाया कुछ दिनों के लिए, और फिर आया वो मुश्किल दौर जो मेरे लिए ही नहीं, पूरी मानवता के लिए एक चुनौतीपूर्ण दौर था, 2019 का कोविड। कोचिंग्स बंद हो गए, मैं वापस अपने गांव चला गया, वापस जाकर खेती करने लगा। और यहां लोग किस तरह की बातें करते हैं, देखिए, जब मैं 2017 में इस्तीफा दिया था तो 2016 में क्या हुई थी? नोटबंदी हुई थी। कुछ लोगों का यह मानना था कि वो जितने भी 500 के नोट हैं वो सब मेरे पास ही जमा हुए हैं। खैर, मैं, और अच्छा, ये भ्रम उनका आज भी बना हुआ है। मैं लोगों से कुछ भी छीनता हूं पर उनके भ्रम नहीं छीनता, क्योंकि मैं जानता हूं कि सुकरात ने भी यही काम करने की कोशिश की थी, ईसा मसीह ने भी यही काम करने की कोशिश की थी, दयानंद सरस्वती भी यही कर रहे थे, और महात्मा बुद्ध ने भी लोगों के भ्रम दूर करने की कोशिश की थी, तो लोगों ने उनकी हत्याएं कर दी। इसलिए अगर किसी को यह भ्रम बना हुआ था, आज भी बना हुआ है, मैंने इसको बने रहने दिया। फिर क्या होता है, 2019 में जब मैं गांव में चला जाता हूं, तो अब आप सोच के देखो, एक व्यक्ति पहले तो एयरफोर्स की नौकरी छोड़ के चला आया जहां उसको आराम से पेंशन मिल सकती थी, फिर वो अधिकारी बनता है, उसको भी छोड़ देता है, और यहां के गांव में खेती कर रहा है और बच्चों को पढ़ा रहा है।
ये कैसा काम है? तो लोग आपको मूर्ख कहते थे, लोग आपको सनकी भी कह सकते थे, और कह सकते नहीं, कहते ही थे, और भी अन्य विशेषणों से नवाजा जाता था। पर क्या है, वो गीत है ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का तो काम ही कहना। ये मेरे लिए सबसे चुनौतीपूर्ण दौर था, खुद अपने लिए भी। तब मुझे माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन का वो वाक्य याद आया जो बुकर टी वाशिंगटन साहब ने कहा था कि आई वॉज टायर्ड, आई वॉज हंग्री, आई वॉज एवरीथिंग बट नॉट डिस्करेज्ड। मैं भूखा था, मैं थका हुआ था, मैं सब कुछ था, लेकिन मैं टूटा हुआ नहीं था। अपने ऊपर जीवन में संदेह मत करना, उसका काम दुनिया को करने दो, संदेह करने का वो बहुत है, पर्याप्त है। मैंने अपने आप कभी डाउट नहीं किया। मुझे ये चिंता नहीं थी कि घर कैसे चलेगा, कि खर्चे कैसे निकलेंगे। मुझे बस ये थी कि मुझे परीक्षा का मौका कब मिलेगा, और वो मिला। जैसे ही 2022 में कोरोना दूर हुआ, वैसे ही मैंने दोबारा से तैयारी करी, और मैंने जो था ऑल इंडिया में 4th रैंक निकाली पीजीटी में हिंदी के हिसाब से, और मेरी जीवन की जो पटरी थी वो वापस चल के चली आई। अब मैंने जो आपसे कहा था कि इन सारी चीजों का जो सार मैं 5 सूत्रों के रूप में आपको दूंगा, मैं आपको वो दिखा देता हूं। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अपनी प्राथमिकता तय कीजिए। यकीन मानिए, इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। आपको 2 दिन लगते हैं, आपको 2 हफ्ते लगते हैं, आपको 2 महीने लगते हैं, आपको 2 साल लगते हैं, लगाइए, पर अपनी प्राथमिकता तय कीजिए। लोगों की जिंदगियां निकल गई हैं, लेकिन वो अपनी प्राथमिकताएं कभी तय ही नहीं कर पाए। 80 से 90% लोग वो कर रहे हैं जो उन्हें करना पड़ता है, पेट पालने के लिए, घर चलाने के लिए, ना कि वो जो कि वो करना चाहते हैं। इसलिए अगर कुछ करना ही है तो आप स्व स्पर्धा करो, प्रतिस्पर्धा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप आईफोन मत लीजिए, बिल्कुल लीजिए, गाड़ी लीजिए, नौकरी सरकारी प्राइवेट जो लेनी है लीजिए, लेकिन आपकी प्राथमिकता स्पष्ट होनी चाहिए। आपको दूसरे के आंगन का गुलाब देखने की जरूरत कोई नहीं है, जबकि आपके अपने आंगन में एक बहुत ही शानदार कली खिली हुई है, उस पर आप ध्यान लगाइए। दूसरा, चयन और चुनाव। एक यही शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। आपके पास चयन और चुनाव करने का मौका ही तो बचा हुआ है। देखिए, टेस्ट में चल रहा था, रोहित शर्मा ने सिराज को बुला लिया गेंदबाजी के लिए, उसने विकेट ले लिया, तो सब कहते हैं भाई बहुत बढ़िया डिसीजन था, बढ़िया चयन किया। वो विकेट नहीं ले पाता तो लोग कहते हैं गलती कर दी। बुमराह को नहीं ले पाया। ये मैं आपको बता दे रहा हूं, दुनिया का बड़े से बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर, दुनिया की बड़ी से बड़ी अच्छी किताबें, जिंदगी का कोई भी रहस्य आपको ये नहीं बता पाएगा कि जिस पल आप निर्णय लेते हैं, जिस पल आप चुनाव करते हैं, उसका परिणाम क्या होगा। यकीन मानिए, आप तैर भी सकते हैं, यकीन मानिए आप डूब भी सकते हैं, लेकिन दोनों के ही लिए आपको नदी में कूदना तो पड़ेगा। इसलिए चयन करने से, चुनाव करने से घबराइएगा मत। राहत इंदौरी जी का शेर है कि लोग हर मोड़ पर रुक रुक कर संभलते क्यों हैं, और जब इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं। इसलिए जीवन में निर्णय लीजिए, और निर्णय लेने के बाद हार मिले या जीत मिले उसका स्वागत कीजिए। कर्तव्य पथ पर जो मिले, यह भी सही वह भी सही। तीसरी बात, रिश्ते। देखिए, मैंने छोटी सी उम्र से काफी कुछ कमाया, खोया, पाया, फिर कमाया, फिर खोया। मेरी जो जिंदगी रही है वो रही है उतार चढ़ाव भरी। एक चीज लेकिन मैंने सीखी है, अगर आपके कुछ काम आता है तो वो आपके रिश्ते आते हैं। ना सरकारी नौकरी काम आती है, ना प्राइवेट नौकरी, ना उपलब्धियां काम आती हैं, ना इज्जत, ना प्रतिष्ठा, ना भौतिक सुख सुविधाएं। अगर आपको कोई संबल देता है तो वो आपके परिवार के सदस्य देते हैं, या आपके दोस्त, और वो मुट्ठी भर होंगे, 1 या 2 होगा, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, हो सकता है 1 ही मिले। उसको बड़ी शिद्दत से रखिएगा, उसके साथ बिल्कुल भी कैलकुलेटिव मत बनिएगा। कवि पाश साहब कहते हैं कि प्रेम करना और जीवन जीना उन्हें कभी नहीं आया जिन्हें जिंदगी ने बनिया बना दिया। इन लोगों के साथ बनियागिरी मत करना, इनके साथ बस जीना, इनको स्वीकार करना, इसके लिए धन्यवाद करना ईश्वर का। चौथी, स्व अध्याय। वैदिक काल से लेकर आज तक परीक्षा का जो भी पैटर्न रहा हो, इसकी महत्ता बिल्कुल कम नहीं हुई है। यकीन मानिए, आप ऑनलाइन में आ जाइए, ऑफलाइन में आ जाइए, स्व अध्याय का आज भी कोई विकल्प नहीं है। मैंने सिवाय फिटजी की जो शुरू की कोचिंग की थी, उसके अलावा किसी नौकरी के लिए कोचिंग नहीं की। स्व अध्याय का मतलब क्या है और स्व आकलन हम कैसे करें। आपके माँ बाप भी जो चीज मिस कर सकते हैं, आपके दोस्त भी जो चीज मिस कर सकते हैं, आपके संगी साथी भी जो आपके भीतर का नहीं पढ़ पाएंगे, वो कौन पढ़ सकता है? वो आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि शीशे का जो व्यक्ति होता है ना, वो कभी झूठ नहीं बोलता। उस पर भरोसा रखिए।
उस पर कभी भी संदेह मत करिएगा। ये सारा खेल ही मानसिक मजबूत, जो जितना मेंटली स्ट्रांग है वो उतनी देर तक टिका रहेगा मैदान जंग में, याद रखना। और आप अपने आप का आकलन करने के लिए सबसे बढ़िया पर्सन हैं, सबसे बढ़िया व्यक्ति हैं, ये मेरी बात याद रखिएगा। और अंत में क्या बचता है? कृतज्ञता। इस पूरी कहानी का सार जो मेरे गुरु ने मुझे सिखाया मैं आपको दे रहा हूं। अगर कुछ करना ही है तो कृतज्ञता ज्ञापित कीजिए, कृतज्ञता ज्ञापित कीजिए इस अस्तित्व के प्रति, कृतज्ञता ज्ञापित कीजिए ईश्वर के प्रति, कृतज्ञता इसलिए कि जीवित हूं, कृतज्ञता इसलिए भी कि स्वस्थ हूं, कृतज्ञता इसलिए भी कि 2 टाइम का खाना खा पा रहा हूं, वरना तो 19 करोड़ लोग भारत में भूखे भी सोते हैं। एक जीता जागता थैंक यू बन जाइए, धन्यवाद बन जाइए। जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ही ना हो जाए तो बताइएगा। मैं आपको थोड़ी सी महत्ता इसकी बता देता हूं। और मैं आपको बता दूं कि 2 धर्म हैं, ईसाइयत और इस्लाम, दोनों थोड़े से कट्टर प्रवृत्ति के माने जाते हैं, एकेश्वरवादी हैं, अपने आप के अलावा दूसरे को आसानी से स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन कृतज्ञता की शक्ति को वो भी नजरअंदाज नहीं कर पाए। और क्या कहते हैं? आमीन, इंशाअल्लाह, अल्लाह की मर्जी से, मेरे नहीं, अल्लाह की मर्जी से, अल्हम्दुलिल्लाह, ऊपर वाले की मर्जी से, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। इसलिए अगर जीवन में कुछ करना है तो कृतज्ञता सुबह उठते ही ज्ञापित कीजिएगा। और अगर फेल भी हो जाते हैं तो नस काटने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये देह बची रही, ये जैविकता बची रही तो आप हंसेंगे भी, आप रोएंगे भी, आप खोएंगे भी, आप पाएंगे भी। और अगर ये जैविकता ही आपने नष्ट कर दी बस इसलिए क्योंकि मैं एक सरकारी नौकरी नहीं पा पाया या मैं सफल नहीं हो पाया, तो यकीन मानिए जीवन का सौंदर्य इससे ज्यादा कहीं आयामों में निहित है। आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, पर मिलेगा जरूर। जैसा मुझे मिला 13 साल में कि मुझे यह पता चल गया कोचिंग में पढ़ाते समय कि अगर मेरी प्राथमिकता कुछ है तो वो है अध्ययन, अध्यापन। और इसीलिए मैंने ये इनिशिएटिव की शुरुआत की है, स्वस्ति क्लासेस की। तो आप जुड़िएगा, बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपकी राय हमारे लिए बड़ी मायने रखती है। फिर मिलेंगे आपसे इन विषयों पर कि किस तरीके से तैयारी की जाए, इन विषयों पर कि परीक्षा के दौरान किन किन चीजों का ध्यान रखा जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।